चलो देखते हैं। ठीक है, जो हिमालय की जो प्रमुख चोटी है, ठीक, उसको देख लेते हैं, उसकी ऊंचाई देख लेंगे और उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, ऊपर चलते हैं। ठीक है, गाडविन आस्तीन है, जिसको क्या बोला जाता है, केटू। गाडविन आस्तीन को क्या बोलते हैं, केटू बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, इसकी ऊंचाई याद रखना, 8611 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर। और ये क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, गाडविन आस्तीन या फिर के टू। ठीक, ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में है नंदा देवी। ठीक है, 78-17 मीटर है। कितना है, 78-17 मीटर। ठीक है, नंदा देवी 78-17 मीटर। ठीक है, कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर ये है नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत कहाँ है, कश्मीर में। कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, ऊंचाई कितना है, 8126 मीटर। कितना है नंगा पर्वत ऊंचाई, 8126 मीटर है। ठीक है, गाडविन आइलैंड कितना है, 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर है। नंगा पर्वत है 8126 मीटर। 8126 मीटर नंगा पर्वत। ठीक है, नंदा देवी है 78-17 मीटर। ठीक है, 78-17 मीटर है नंदा देवी। ठीक है, फिर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 88-48 मीटर। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। कहाँ है, नेपाल। ठीक है, और ये धौलागिरी है। ठीक, ये भी कहाँ है, नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में। इसकी ऊंचाई है धौलागिरी की 81-72 मीटर। ठीक है, कितना है, 81-72 मीटर। 81 फिर 72। ठीक है, धौलागिरी का। ठीक है, नेपाल में है। और अन्नपूर्णा 80-78 मीटर। ठीक है, अन्नपूर्णा। ठीक, ये भी नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 88-48 मीटर नेपाल में। धौल धौलागिरी 81-72 नेपाल में। अन्नपूर्णा 80-78 नेपाल में। और ये मकालू, ये भी नेपाल में। मकालू भी क्या है, नेपाल में है। 84-63 मीटर। ठीक है, 84-63 मीटर है मकालू की ऊंचाई। फिर कंचनजंगा है सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, 85-86 मीटर। ठीक है, याद रख सकते हो, 85-86। याद रहेगा।
फिर है नामचा बारवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 77-58 मीटर का है, 77-56 मीटर, सॉरी, ठीक है, 56 मीटर है, 77-56 मीटर, ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना क्या करना है आपको, याद रखना है, तो जरा इधर लिखते हैं। हिमालय की प्रमुख चोटियां, ठीक है, इसको याद करना है ऊंचाई को, ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर देखते हैं, सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 88-48 मीटर, ठीक, कहाँ है, नेपाल में, कहाँ है, नेपाल, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, फिर अगला है माउंट एवरेस्ट के बाद गाडविन आस्टीन, गाडविन आस्टीन, ठीक है, गाडविन आस्टीन कितना है ऊंचाई, 86-11 मीटर है, ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है, कहाँ है, लद्दाख में, माउंट एवरेस्ट का 88-48 मीटर नेपाल में, गाडविन आस्टीन 86-11 मीटर लद्दाख में, ठीक है, फिर तीसरा है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा है 85-86 मीटर, ठीक है, 85-86 मीटर, कहाँ है, तो सिक्किम में, ठीक है, कहाँ है, सिक्किम, भारत, ठीक है, फिर चौथा मकालू है, ठीक है, मकालू, तो मकालू कितना है, 84-63 मीटर, ठीक है, मकालू कितना है, 84-63 मीटर, और ये मकालू कहाँ है, नेपाल, कहाँ है, नेपाल, ठीक है, देखो याद कैसे करना है, माउंट एवरेस्ट का सभी याद रहेगा, 88-48 मीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 88-48 मीटर नेपाल में, ठीक है, गाडविन आस्टीन जिसको केटू भी बोलते हैं, ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 86-11 मीटर लद्दाख में है, कहाँ है, 86-11 मीटर लद्दाख में, फिर कंचनजंगा है 85-86, ठीक है, 85-86 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है, कहाँ है, सिक्किम में, फिर मकालू है 84-63 मीटर नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में है मकालू, फिर धौलागिरी है, ठीक है, धौलागिरी कितना है, 81-72, ठीक, 81-72, ठीक है, धौलागिरी, तो धौलागिरी कहाँ है, ठीक है, धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में, मकालो भी नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में, ठीक है, 81-72, फिर छठवा है नंगा पर्वत, नंगा
पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। ठीक, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 8126 मीटर। फिर सातवां याद रखना है, अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत। ठीक है, तो अन्नपूर्णा पर्वत है 8078 मीटर। ठीक है, 8078 मीटर है अन्नपूर्णा पर्वत, नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। फिर आठवां है नंदा देवी। ठीक है, हाइट को पूछता है एग्जाम में, सही जोड़ी मिलाने के लिए देगा। ठीक है, या फिर कहाँ है उसको देखते हैं। ठीक है, तो नंदा देवी 7817 मीटर। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर लास्ट नौवां है आपका नामचा बारवा, नामचा बारवा। ठीक है, नामचा बारवा 7756 मीटर। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, चलो एक बार और याद रखें। ठीक है, कहाँ हो तो याद हो गया जगह को। ठीक है, हाइट को याद रखना है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर नेपाल में। ठीक है, गाडविन आस्टीन K2 जिसको बोलते हैं 8611 मीटर। ठीक, लद्दाख में। फिर कंचनजंगा है 8586 मीटर, भारत सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है। फिर उसके बाद मकालू है 8463 मीटर नेपाल में। और धौलागिरी है 8172 मीटर नेपाल में। ठीक, 8172 याद रह जाएगा धौलागिरी का, 8172। है ना? नंगा पर्वत है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, 8126 मीटर। ठीक है, 8126 मीटर। अन्नपूर्णा पर्वत है 8078 मीटर नेपाल में। फिर नंदा देवी है 7817 मीटर उत्तराखंड में। और नामचा बरवा है 7756 मीटर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलो अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, दो चार पर्वत है जिसके बारे में और भी पढ़ना है। ठीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट के बारे में देख लो क्या चीज है ना? ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। ठीक है, इसका नामकरण, ठीक, इसका नामकरण एवरेस्ट कैसे हुआ? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इसके सर्वेयर थे, सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। ठीक है, इसका नामकरण सर्वेयर से जो खोजा है, ठीक है, इस चोटी को जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है, इसी के नाम पर, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर कब हुआ इसका नामकरण? 1841 में। कब हुआ नामकरण? 1841 में।
ठीक है। देखो, ये तो पूरा विश्व बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लेकिन नेपाल में इसको बोला जाता है, ठीक है, नेपाल में बोलते हैं सागर माथा माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, ये नेपाल में। ठीक है, और तिब्बत में कोमो लंगमा। कोमो लंगमा। ठीक है, अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, नेपाल में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को सागर माथा। ठीक है, तिब्बत में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को कोमो लंगमा। ठीक है, ऊंचाई 88-48 मीटर। ठीक है, कितना ऊंचाई? 88-48 मीटर। ठीक है, जो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, देखो, इस पर जो माउंट एवरेस्ट है ना, इस चोटी पर पहुंचने वाले कौन है? ठीक है, तो सर्वप्रथम विशेष में याद रखना। ठीक है, सर्वप्रथम, ठीक है, न्यूजीलैंड के, ठीक है, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड। ठीक है, और भारत के तेंजिंग नार्गे। तेंजिंग, ठीक है, नार्गे। ठीक है, दोनों ने मिलकर के 1953 में, ठीक है, इस पर्वत पर चढ़ाई की थी सर्वप्रथम। ठीक है, एडमंड एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और भारत के तेंजिंग नार्वे। ठीक है, दोनों ने 1953 में चढ़ाई की थी। ठीक है, और भारत के प्रथम देखेंगे, भारत की प्रथम महिला जो पर्वतारोहण है ना, भारत के प्रथम महिला, ठीक है, महिला पर्वतारोहण पर, ठीक है, जो इस पर्वत पर चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पर, बछेंद्री पाल। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद है, ठीक है, महिला में थी, भारत के प्रथम महिला पर्वतारोहण करता, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे 1984 में, बछेंद्री पाल। ठीक है, और सबसे कम आयु की, ठीक है, सबसे कम आयु की,
सबसे कम आयु की पर्वतारोहण रोहण करता, ठीक है, सबसे कम आयु की, ठीक है, कौन थी? तो मलावत पूर्णा, ठीक है, मलावत पूर्णा, जो मात्र 11 वर्ष में, ठीक है, इस चोटी की चढ़ाई की थी। ठीक है, याद रहेगा। क्या चीज? देखो, ठीक है, देखो सर्वप्रथम, है ना, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के और भारत का तेंजिंग नार्गे 1953 में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, है ना। फिर भारत की प्रथम महिला पर्वतारोहण करता बछेंद्री पाल, जो 1984 में चढ़ाई की थी, ठीक है। और सबसे कम आयु की पर्वतारोहण करता, है ना, सबसे कम एज में मलावत पूर्णा, 11 वर्ष में मात्र। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बाकी हम लोग तो पढ़ चुके हैं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ये आपका माउंट एवरेस्ट के बारे में था। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, प्राकृतिक प्रदेश में। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, हिमालय का पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय, आपका जो मध्य हिमालय है, ठीक है, ट्रांस हिमालय और जो मध्य हिमालय देखिए, ठीक है, उसमें आपकी हिमालय की क्या है, बहुत सारे पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो उसी को देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय में। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और आपका मध्य। ठीक है, इसी में आपका पर्वत श्रेणी स्थित है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय में। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में स्थित पर्वत श्रेणी, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? ठीक है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है किस हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए ट्रांस हिमालय में। ठीक है, फिर आपका जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में फिर पंचाल पर्वत
क्या चीज? नहीं नहीं, ठीक है। आपका ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय में ही जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है वो स्थित है। ठीक है। तो आपका जो मध्य हिमालय है, उस मध्य हिमालय में पीर पंजाल है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। धौलाधार श्रेणी है। ठीक है, धौलाधार श्रेणी है। और महाभारत श्रेणी है। महाभारत श्रेणी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, धौलाधार है। ठीक है, धौलागिरी नहीं है, धौलाधार। ठीक है, हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है ना। और मध्य हिमालय में पीर पंजाल है, धौलाधार है, और आपका महाभारत। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं, आपका हिमालय पर्वत खत्म हो गया। ठीक है, फिर अगला है आपका उत्तर भारत का मैदान। ठीक है सर, अगला है उत्तर भारत का मैदान दूसरा। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान है। तो जो उत्तर भारत का जो मैदान है, ठीक है, इसका विस्तार। ठीक है, जो उत्तर भारत का मैदान है, उसका विस्तार देख लेते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान आपका, ठीक, इसमें आएगा आपका गंगा नदी, है ना, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और इसकी सहायक नदी, और सहायक नदियां, ये सभी नदी। ठीक है, ये मिल करके क्या बनाती है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, ये जो नदी है, इसके द्वारा बहा कर लाए गए, है ना, जड़ों निक्षेपों से, है ना, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए इस मैदान को बोला जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, तीनों नदियों के, है जो तीनों नदी है, वो बहा कर क्या लाते हैं? अपने साथ मिट्टी लाते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और उस जलोढ़ मिट्टी से ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए इस मैदान को बोला जाता है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, लगभग है 7 लाख, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है इसका जो क्षेत्रफल है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो विस्तार देखेंगे, ठीक है, उत्तर में, ठीक, अगर ऐसे लिखे हैं आप लोग समझ जाओगे दिशा को। ठीक, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में क्या है? हिमालय है इस मैदान के, है ना। दक्षिण में क्या मिलेगा?
प्रायद्वीपीय पठार। क्या मिलेगा? दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा। पश्चिम में मिलेगा थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। पश्चिम में क्या मिलेगा? थार मरुस्थल। और पूर्व में ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका घाटी। ठीक है। इसके बीच में आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है ना? बीच में क्या है आपका? जो बीच एरिया है, आपको क्या मान सकते हो? आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है। इसको उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में है प्रायद्वीपीय पठार, पूर्व में है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और पश्चिम में है थार मरुस्थल। ठीक है। तो इसके उत्पत्ति के दो सिद्धांत। ठीक है। जो उत्तर भारत के जो मैदान है, उस मैदान के उत्पत्ति के दो सिद्धांत। ठीक है। उत्पत्ति के दो सिद्धांत है। एक है भू सन्नति सिद्धांत। भू सन्नति सिद्धांत। ठीक है। और दूसरा है दरार घाटी सिद्धांत। ठीक है। तो देखते हैं भू सन्नति सिद्धांत क्या चीज है। तो जो प्रारंभ में जो 33 सागर थे, ठीक है, प्रारंभ में जो 33 सागर थे भू सन्नति के रूप में विद्यमान था। ठीक है। भूमि पर क्या थे? विद्यमान था। और बाद में क्या हुआ? भूगर्भिक हलचल हुआ, जिसके कारण हिमालय ऊपर उठ गया। और जो शेष भाग है, उस शेष भाग पर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है। तो भू सन्नति सिद्धांत क्या बोल रहा है कि जब स्टार्टिंग में जो 33 सागर थे, 33 सागर है ना, नाम सुने हैं जब हिमालय की उत्पत्ति देख रहे थे तो, है ना? 33 सागर भू सन्नति के रूप में विद्यमान था। किस रूप में विद्यमान था? भू सन्नति के रूप में। ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ? इसमें हलचल हुआ, हलचल हुआ जिसके कारण हिमालय के रूप में क्या हो गया? ऊपर उड़ गया 33 सागर। और फिर उस शेष भाग पर नदियों द्वारा लहाए गए अवसादों के जमाव से ही उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। जो बच गया क्षेत्र, ये आपको क्या है? भू सन्नति सिद्धांत है। ठीक है। अगला है दरार घाटी सिद्धांत। ठीक है। दरार घाटी सिद्धांत। ठीक है। तो दरार घाटी सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर की ओर, ठीक, जो प्रायद्वीपीय पठार आपका नीचे से है ना, इसके उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय और जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बीच में क्या आ गया? दरार घाटी का निर्माण हुआ। ठीक है। और इसमें अवसादों के जमाव के फलस्वरूप ही उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? दरार घाटी सिद्धांत ठीक ये कहना चाह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, नीचे है, ठीक है, ऊपर में क्या है? हिमालय है। दोनों के खिसकने से, ठीक है, एक दरार का निर्माण हुआ, दरार घाटी का। ठीक है। फिर बाद में इसमें अवसाद का जमा हुआ उस दरार में, तो क्या हुआ? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है। तो जो उत्तर के जो मैदान है, उस मैदान का निर्माण का काल, ठीक है, किस काल में निर्माण हुआ? ठीक है। तो नियोजोइक काल में,
जोई काल में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इस उत्तर भारत के जो मैदान है, उस मैदान का वर्गीकरण, ठीक है, 7 भागों में करेंगे। ठीक है, उसमें जो पाए जाने वाली मिट्टी है, उस मिट्टी के हिसाब से, ठीक है, कितने भागों में करेंगे? 7 भागों में। तो चलो देखते हैं कौन कौन से 7 भाग हैं। पहले, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा वर्गीकरण से। ठीक है, पहला है भावार प्रदेश। ठीक है, भावार प्रदेश किसको बोलेंगे? ठीक है, अगला है तराई प्रदेश, फिर बांगर किसको बोलेंगे, रन किसको बोलेंगे, है ना, खादर किसको बोलेंगे, भाट किसको बोलेंगे, और बेट किसको बोलेंगे। ठीक है, ये 7 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भावार प्रदेश को। ठीक, आगे फिर लिखेंगे। तो जो भावार प्रदेश है, इसका विस्तार, तो भावार प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, सिंधु नदी से किस नदी तक? तीस्ता। ठीक है, भावार प्रदेश है, ठीक, सिंधु नदी से तीस्ता नदी के बीच तक। इसका निर्माण किससे होता है भावार प्रदेश का? तो इसका निर्माण होता है, ठीक, नदी क्या करता है अपने साथ, ठीक है, अपने साथ क्या करता है, मिट्टी तो बहा कर लाता ही है, साथ में क्या करता है, पत्थरों के छोटे छोटे कंकड़, है ना, जो कंकड़ है, उसको भी ले आता है। तो उसी से क्या हुआ है, भावार प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, नदियों द्वारा बहा कर लाए गए, बहाकर लाए गए, ठीक है, कंकड़ पत्थरों के निक्षेपों से, कंकड़ पत्थरों के निक्षेपों से। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ भावार प्रदेश का? तो जो नदी है ना, अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी बहा करके ले आते हैं, तो उसी के निक्षेपों से भावार प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका और भी उपनाम है भावार प्रदेश का। ठीक है, उपनाम है शिवालिक का जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, जो शिवालिक पहाड़ी है, तो इसीलिए शिवालिक का जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, भावा प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक का जलोढ़ पंख। ठीक है, और ठीक है, विशेष में याद रखना, अब कंकड़ और पत्थर है, तो कंकड़ पत्थर में कृषि कार्य नहीं हो पाता। ठीक है, तो यह भूमि क्या है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, यह भूमि कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। ठीक है, कंकड़ पत्थर लाएगा तो उसे कहाँ किसी कृषि फसल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कृषि फसल के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। यह आपका भावार प्रदेश। ठीक है, फिर अगला देखते हैं
समझ में आ गया भावर प्रदेश। तो विस्तार कहाँ है? सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए कंकड़ पत्थरों के निक्षेपों से। ठीक है, इसका उपनाम है शिवालिक का जलोढ़ पंख बोलते हैं इसको। और विशेष में याद रखना, कंकड़ पत्थर है जिसके कारण ये कृषि कार्य के लिए क्या है? अनुपयुक्त भूमि है। ठीक है, फिर अगला है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश, ठीक है, तो उसकी स्थिति देखेंगे कहाँ पर स्थित है ये। तो जो भावर प्रदेश है उसके जस्ट नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर, भावर प्रदेश के दक्षिण में। ठीक है, कहाँ स्थित है? दक्षिण में। ठीक है, भावर प्रदेश, उसके बाद आपका तराई प्रदेश। ठीक है, तो जो भावर प्रदेश में जो नदियां लुप्त हो जाती है, ठीक है, तराई प्रदेश में आकर के फिर निकल आती है। ठीक है, जो नदियां भावर प्रदेश में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक है, और फिर से क्या हो जाती है? तराई प्रदेश में धरातल में आकर के निकल आती है। ठीक है, और इसका निर्माण कैसे होता है? ठीक है, तो नदियां ही बनाएंगे। तो नदियां क्या करती है अपने साथ? ठीक है, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है उसको तो भाव प्रदेश में रोक देते हैं। ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लाते हैं? बारीक कणों को। ठीक है, बारीक कणों को लाते हैं। ठीक है, तो बारीक, ठीक है, बारीक कणों वाली जड़ों से बना है। ठीक है, बारीक कणों वाली जड़ों से बना है। ठीक है, तो तराई प्रदेश याद रखना। तो तराई प्रदेश भाव प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, मतलब जस्ट बाद में। और इसका निर्माण होता है बारीक कणों वाली जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, बारीक कणों वाली जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, ये है आपका तराई प्रदेश। फिर अगला देखते हैं बांगर। ठीक है, तो बांगर, जो बांगर है, जो उत्तर भारत का जो मैदान है उसका सबसे विशालतम भाग बांगर है। ठीक है, क्या है? सबसे विशालतम भाग। ठीक है, सबसे विशालतम भाग है। ठीक है, मतलब ज्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ है बांगर। ठीक है, सबसे विशालतम भाग कौन है? बांगर। ठीक है, देखो, जिन मैदानी भागों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, ठीक है, वहां पर क्या रहती है? पुरानी मिट्टी संग्रहित रहती है, और इसी पुरानी मिट्टी को ही बोलते हैं बांगर। ठीक है, ठीक है, पुरानी मिट्टी को क्या बोलेंगे? बांगर। ठीक है, पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, ऐसी मिट्टी जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। ठीक है, बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। ठीक, और वहां पर जो मिट्टी रहती है वो पुरानी रहती है। ठीक है,
तो जो पुरानी मिट्टी है उसको बोलते हैं बांगर। ठीक, अगर बाढ़ का जल पहुंचा मतलब वहां पर नवीन मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसे पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, बांगर को स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको? कंकड़, बांगर। ठीक है, ये हो गया आपका बांगर। बांगर क्या है? उत्तर भारत का जो मैदान है उसका सबसे विशालतम भाग है। ठीक है, और जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता, वहां पर पुरानी मिट्टी संग्रहित रहती है, उसी को बोला जाता है बांगर। ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है पुरानी जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और बांगर को स्थानीय भाषा में बोला जाता है कंकड़। ठीक है, चौथा है रन। ठीक है, तो रन किसको बोलेंगे? जब दो टीला है। ठीक है, जब दो टीलों के मध्य स्थित जो भूमि है, ठीक है, उसमें वर्षा का जल भर जाता है। ठीक है, वर्षा का जल भरता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है? झील में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी झील को क्या बोलेंगे? रन। ठीक, इसी झील को क्या बोलेंगे? रन। ठीक है, तो दो टीला है, दो टीलों है, ठीक, दो टीलों के मध्य। ठीक है, दो टीलों के मध्य क्या रहता है? भूमि रहेगा। ठीक है, जिसमें मान लो ये आप एक टीला है, ठीक है, और ये दूसरा टीला है। ठीक है, जब वर्षा होगा तो जो वर्षा का जल है, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भर जाएगा। ठीक है, वर्षा का जल भर जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो झील में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रन। इसी को क्या बोलते हैं? रन। ठीक है, तो दो टीलों के मध्य वर्षा के जल का, ठीक है, जमाव होने से, ठीक है, जमा होने से क्या हो जाती है? झील में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, झील में परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं रन। उसी को क्या बोलते हैं? रन। ठीक है, फिर बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर से ही पूछते हैं। ठीक है, देखो, बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, इसको याद रखना। ठीक है, बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, याद रखना। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, बांगर का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है? ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, बांगर और खादर में कंफ्यूज रहोगे और इसी को एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो खादर को देखते हैं। ठीक है, जिन मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है, प्रतिवर्ष पहुंचता है, तो वहां पर क्या हो जाती है? नई मिट्टी का परत जम जाता है। ठीक है, और उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, मैदानी भागों में, ठीक है, जो बाढ़ का जड़ है, ठीक है, बाढ़ का जल पहुंच कर क्या करती है? ठीक है, बाढ़ का जल पहुंचेगा, तो जो बाढ़ का जल है वो पहुंचेगा तो क्या होगा? नई मिट्टी का निर्माण होगा। ठीक है, या नई मिट्टी का परत जमा देगा।
ठीक है, नई मिट्टी का परत जमा कर देता है। देखना जहां पर बाढ़ आता है, ठीक वहां पर नई मिट्टी आ जाती है। ठीक है, इसी को बोलेंगे खादर। इसी को क्या बोलेंगे? खादर। ठीक है, तो इसी को पूछा जाता है कि खादर मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है। तो खादर का होगा, याद रखना, नवीन जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, खादर का। ठीक है, और ये क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है। क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी क्या है आपका? खादर। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, फिर छठवा देखते हैं, भाट। भाट क्या चीज है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में जो बांगर है, बांगर भूमि, ठीक है, बिहार में बांगर भूमि को बोला जाता है भाट। ठीक है, बिहार में जो बांगर भूमि है, उस बांगर भूमि को क्या बोला जाता है? भाट। क्या बोलते हैं? भाट। और बेट क्या चीज है? तो पंजाब में जो खादर भूमि है, ठीक है, उसको बोला जाता है बेट। ठीक है, भाट बोलते हैं बिहार में भांगर भूमि को। ठीक है, बेट बोलेंगे पंजाब में खादर भूमि को। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर आपका खादर और बांगर से पूछा जाता है। ठीक है, खादर और बांगर से किस प्रकार पूछते हैं? खादर है, ठीक, खादर मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से होता है? तो याद रखना, नवीन जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, याद रखना। ठीक, इसी इसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक भागों पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो बांगर का। ठीक है, और ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। किस प्रकार की मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक, यही दोनों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कल पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तटीय मैदान के बारे में, द्वीपीय क्षेत्र के बारे में, कल पढ़ेंगे।